नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जो स्तर है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आज नोएडा का एक्यूआई 500 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में कई इलाकों की विजिबिलिटी कम हो गई है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है प्रदूषण का स्तर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। राजधानी दिल्ली गैस का चैम्बर बन चुकी है। वहीं एनसीआर में भी हवा जहरीली हो गई है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जो स्तर है खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है, खतरनाक स्तर पर है। लोगों को सांस लेने में अब परेशानी होने लगी है। तमाम इलाकों की हवा की गुणवत्ता बताने वाला एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक्यूआई 500 के पार पहुंच चुका है, जो बहुत ही खराब श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड सीपीसीबी की बात करें तो उसके मुताबिक आज सुबह दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 478 और नोएडा में 529 के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं दिल्ली की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा अगले 2 दिन में सुधार होने की हालांकि उम्मीद जताई जा रही है। जो विशेषज्ञ है मौसम विभाग के, उनका कहना है कि आने वाले 2 दिन में दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार की उम्मीद है। पूर्वानुमान के मुताबिक 6 नवंबर को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स 403 रह सकता है, जो आज की तुलना में बेहतर है, लेकिन प्रदूषण का स्तर गंभीर कैटेगरी में रहेगा। इसके लिए सरकार को सोचने की जरूरत है और ऐसी व्यवस्था लागू करने की जरूरत है जिससे प्रदूषण के स्तर पर काबू पाया जा सके और लोगों को थोड़ी राहत दिलाई जा सके प्रदूषण से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण का स्तर है खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जो स्तर है खतरनाक श्रेणी में है। एक्यूआई 500 के पार पहुंच चुका है। नोएडा की ही बात करें तो नोएडा में आज एक्यूआई 528 के करीब दर्ज किया गया है। प्रदूषण का जो स्तर है दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ता जा रहा है। चिंता का विषय है, लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी है। कई इलाकों की विजिबिलिटी भी कम हो गई है। सुबह की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में सुबह की जो विजिबिलिटी है वो काफी कम होती है। वाहनों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई इलाकों की विजिबिलिटी कम हुई है और एक्यूआई की बात करें तो वो भी 500 के पार पहुंच गया है, जो खराब श्रेणी में बताया जा रहा है। मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं उनके मुताबिक अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि आने वाले 2 दिन में दिल्ली की हवा में सुधार होने की कुछ उम्मीदें हैं। हो सकता है कि दिल्ली का जो एक्यूआई है आने वाले 2 दिनों में कम हो जाए, जिससे कि हवा में थोड़ा बहुत सुधार हो। हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार की उम्मीदें हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि एक्यूआई घट सकता है इन 2 दिनों में। तो आज नोएडा का एक्यूआई 500 के पार पहुंच गया है। करीब 528 के आसपास दर्ज किया गया है, जो बेहद ही खतरनाक श्रेणी में है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जो स्तर है खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। एक्यूआई करीब 500 के पार पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी कम होती जा रही है। रोज वाहनों को आवाजाही करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के समय जो सड़क है, सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम होती जा रही है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नितिन जुड़ चुके हैं लाइव। नितिन, क्या जानकारी मिल रही है? प्रदूषण का जो स्तर है खतरनाक श्रेणी में पहुंचता जा रहा है दिन ब दिन। नोएडा का एक्यूआई लेवल जो है 528 के पार जा चुका है। जिस तरीके से जो प्रदूषण है वो काफी लेवल जो है बाहर जा रहा है, तो उसी को देखते हुए तमाम स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया और साथ ही जहां पर जो कंस्ट्रक्शन के जो कार्य हो रहे थे उन कार्यों पर भी रोक लगा दी गई, क्योंकि जिस तरीके धूल मिट्टी जो उड़ रही थी तो उसको देखते हुए जो प्रदूषण है वो काफी फैल रहा है। जहरीली हवाएं की जो हवाएं ये काफी चल रही है, लोगों को निकलने में दिक्कत हो रही है घर से। जैसे अस्थमा के लोग हैं, सांस लेने में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जहां डॉक्टरों ने भी कहा है कि शाम के टाइम बच्चों को घर से बाहर निकाला करें। लेकिन बच्चों को जब बाहर निकाला जा रहा है, स्कूल के लिए भेजा जा रहा था, तो उसको देखते हुए नोएडा के डीएम स्वास्थ्य हलवाई ने स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए गए थे कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के स्कूल बंद रहें और साथ ही 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल कक्षाओं को जो है ऑनलाइन पढ़ाई का भी यहाँ पर कह दिया गया था। जी नितिन, बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए तो सरकार ने सॉल्यूशन निकाल लिया, 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनके लिए दिल्ली सरकार ने क्या सॉल्यूशन अभी तक निकाला है? अभी तक ऑड इवन व्यवस्था भी लागू नहीं की गई है।
जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो पॉल्यूशन दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए कल में बैठक भी करी थी, तो इस पर ऑडी 1 को भी लेकर बातचीत करी गई थी। लेकिन अभी तक ऑडी 1 का जो यहाँ पर सर्विस है वो अभी नहीं लगाया गया है। ऑडी 1 का नंबर यह है कि जो डीजल के जो वाहन है और पेट्रोल डीजल के वाहनों पर पूरी तरीके से रोक लगाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक उस पर भी दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं आया। तो साथ ही उसमें ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है, तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो घर से निकले तो मास्क लगा के निकलें, और साथ ही वहाँ डॉक्टरों का कहना है कि जो अस्थमा के लोग हैं और जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, तो उसमें अस्थमा वाले लोगों को खास करके ये कहा है कि वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि अस्थमा के लोगों को सांस लेने में काफी प्रॉब्लमों का जो है यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्कूलों को भी बंद करने के वहाँ दिल्ली सरकार की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं कि सभी स्कूलों को 8वीं तक बंद कराया जाएगा। 9वीं से लेकर 12वीं तक को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्कूल जो है पूरी तरीके से बंद करने के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन जो कंस्ट्रक्ट के जो काम हो रहे हैं उन पर भी रोक लगाने के आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। नितिन, एक तरफ तो प्रदूषण का जो स्तर है गंभीर कैटेगरी में पहुंच रहा है दिन ब दिन, और एक तरफ इस पर सियासत भी हो रही है, जहां कल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर आरोप लगाए कि उनके पास पॉल्यूशन है लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। वहीं केजरीवाल लगातार दावे कर रहे हैं कि वो प्रदूषण की स्थिति में सुधार करने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल जहां कल देर रात भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रही थी आम आदमी पार्टी पर कि पॉल्यूशन तो है लेकिन सॉल्यूशन नहीं है, तो उसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जल्दी से जल्दी दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जो पराली यहाँ पर पंजाब के द्वारा जलाई जा रही है, तो उस पर यही कहा जा रहा है कि उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाएगी। लेकिन पंजाब के वहाँ के मुख्यमंत्री जब ये कहते थे अरविंद केजरीवाल की पंजाब में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन अब पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन सबसे पहले आम आदमी पार्टी को पंजाब में रोक लगानी चाहिए। उसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा था, वहाँ उनके प्रवक्ता ने जो तंज कसते हुए कहा था कि जिस तरीके से पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है तो दिल्ली सरकार इस पर सख्त निर्णय नहीं ले रही और इस पर सख्त कदम नहीं उठा रही, क्योंकि जो काफी परेशानी यहाँ पर लोगों को देखने में मिल रही है। जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जो स्तर है लगातार बढ़ रहा है, हालांकि सरकारें इसको लेकर चिंतित है और लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए काम किया जाए। आगे बढ़ते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने विवादित बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वहीं एक बार फिर जीतन राम मांझी ने कहा कि हिंदू बनकर 75 साल से आज तक हम गुलाम बने चले आ रहे हैं। अब उनका हिंदू कार्ड नहीं चलेगा। जाति के नाम पर हमारे साथ लंबे समय से भेदभाव किया जा रहा है। हम मनुवादियों का विरोध करते हैं और अंबेडकर के साथ हैं, उन्हीं के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर कहा कि हमारे यहाँ पंडित ठीक से पूजा नहीं करते, खाना नहीं खाते, जो पूजा कराते हैं वो शराब पीते हैं और मांस खाते हैं और फिर चले जाते हैं। ऐसे पंडितों का हम विरोध करते हैं। सुनिए जीतन राम मांझी का ये बयान हम आपको सुनवाते हैं। समझते हैं कि जो गोपालगंज में और मोकामा में है, दोनों सीट पर राजद का उम्मीदवार काफ़ी मतों के अंतर से जीत रहा है। ये हम लोग की मानना है, एकदम कन्फर्म विश्वास है। और नीतीश कुमार अपने बीमारी के कारणों से नहीं गए थे। हमारे बारे में भी लोग कहते हैं, तो हम तो पैर के चलते नहीं गए थे, लेकिन मेरा बेटा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मोकामा में गाँव में जाके घूमा है, तो इसलिए हम लोग सब साथ होकर के लड़े हैं। चुनाव का परिणाम हम लोगों के पक्ष में आएगा। बनाने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन हम लोग तो प्रयास यही करते हैं कि हिंदू बनकर के आज तक 75 साल हुआ गुलाम बने हुए हो, जात पात ऊंच नीच के नाम पर भेद है, पूजा पाठ में भी भेद है। तुम्हारे यहाँ पंडित खाता नहीं है, पूजा भी ठीक से नहीं कराता है, जो पूजा कराने वाला आदमी है वो शराब पीता है, वो मांस खाता है, अनेक प्रकार की बात करता है। तो वैसी परिस्थिति में उसको पूजा नहीं कराना चाहिए। ये बात हम लोग प्रचारित कर रहे हैं और ये गांव-गांव बात प्रचारित हो गई है। इसलिए उनका जो हिंदू कार्ड है वो नहीं चलेगा। हम लोग सब मनुवादियों का विरोध करते हैं। हम लोग सब अम्बेडकर जी के साथ हैं। अम्बेडकर जी ने रास्ता दिया था, उस रास्ता को लेकर के हम लोग आगे बढ़े। वहीं जीतन राम मांझी के इस बयान पर विपक्षी दलों ने पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि हमने हमेशा सामाजिक समरसता की बात की है, मगर जीतन राम मांझी लगातार इस तरह के बयान देकर लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं। जीतन राम मांझी बराबर इस प्रकार के बयान देकर सुर्खी में रहना चाहते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जी को ये जानना चाहिए कि जिस मांझी समाज से वो आते हैं उस समाज में भी पंडित होता है और वो पंडित उनका सब कर्म कराता है। तो ये अपने समाज की चिंता करे ना,
ब्राह्मण समाज क्या करता है, ब्राह्मण समाज क्या नहीं करता है, इसकी विवेचना करके चर्चा में बनने रहने की कोशिश ना करें। और जहाँ तक सवाल है ब्राह्मणों का, हमने हमेशा सामाजिक समरसता की बात की है। ब्राह्मण समाज का केवल विषय नहीं है, यह विषय करके उस समाज को तोड़ना चाह रहे हैं। अगर ऐसा होता तो ब्राह्मण समाज उस वाल्मीकि रामायण का, जिसको किसी शेड्यूल कास्ट के लोगों ने ही खड़ा किया था, और वाल्मीकि के रामायण को पूज्य मानता है और पूरे देश में सर्वत्र प्रचार करता है। जितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं वो सारे ग्रंथ हैं उनके द्वारा लिखे हुए, ऐसे समाज के द्वारा लिखे गए हैं जिसको वो कहते हैं वंचित समाज। लेकिन उसी समाज ने, ब्राह्मण समाज ने, उस के द्वारा लिखित पुस्तकों को, ग्रंथों को प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सभी जाति धर्म के लोग आपसी सद्भाव के साथ रहते हैं। संविधान ने सबको समान अधिकार दिए हैं। पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की है। कुछ लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस तरह के बयान देते हैं जिससे कहीं ना कहीं समाज में द्वेष फैलता है, तनाव पैदा होता है। ऐसे बयानों से निश्चित रूप से बचना चाहिए। समाज में हर किसी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए ताकि सद्भाव बना रहे, भाईचारा बना रहे। देखिए, भारत में हर आदमी को अपने अर्जित ज्ञान और अनुभव के आधार पर धर्म और पंथ के चयन का पूरा अधिकार है। कौन किस पंथ के साथ रहना चाहता है, किस धर्म के साथ रहना चाहता है, वो उसका अधिकार है और होना भी चाहिए। लेकिन जहां तक जीतन राम मांझी जी के प्रश्न का सवाल है, ये प्रश्न वो बार बार उठाते रहे हैं, तो कहाँ है वो धर्म के ठेकेदार, कहाँ है वो साधु संत जो धर्म का झंडा लेके चलते हैं? वो क्यों नहीं जीतन राम मांझी जी के प्रश्नों का जवाब दे रहे? वो क्यों नहीं जीतन राम मांझी जी से बात कर रहे? धर्म के भीतर के जो प्रश्न उठेंगे उनके जवाब तो धर्म के भीतर से ही आने चाहिए ना। वो लोग कहाँ हैं? उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए कि क्या आप एक राजनीतिक दल का प्रचार करने के लिए भगवा ओढ़ के घूमते रहते हैं और धर्म का धंधा करते रहते हैं? आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार में जघन्य अपराधों में सजा दिलाने में तेजी आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार में जो जघन्य अपराधों में अपराधी हैं उनको सजा दिलाने में तेजी आई है। अपराधियों को सजा दिलाकर योगी सरकार ने एक मिसाल पेश की है। बीते 10 महीने में 111 को आजीवन कारावास हुआ है। जी हां, बीते 10 महीने में 111 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गोरखपुर सख्त पैरवी कर सजा दिलाने में नंबर 1 बना है। जी हां, गोरखपुर जो जिला है वो अपराधियों को सख्त पैरवी कर सजा दिलाने में नंबर 1 बना है। ऑपरेशन सिकंजा में 209 मुकदमों में 349 को सजा मिली है। हत्या, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के 45 मुकदमों में 111 को अपराधियों को सजा हुई है। गोरखपुर में नंबर 1 राज्य में बना है अपराधियों को सजा दिलाने में। बीते 10 महीनों की बात करें तो 111 अपराधियों को सजा दिलाने में गोरखपुर नंबर 1 जिला बना है। तो अपराधियों पर सीएम योगी सख्त हैं, उनकी सख्ती नजर आई है। योगी सरकार ने अपराधियों को सजा दिलाकर सरकार ने एक मिसाल पेश की है। जी हां, अपराधियों को सजा दिलाने में योगी सरकार ने नई मिसाल पेश की है। बीते 10 महीनों की बात करें तो 10 महीनों में 111 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गोरखपुर अपराधियों को सजा दिलाने में नंबर 1 जिला बना है यूपी का। ऑपरेशन सिकंजा में 209 मुकदमों में 359 अपराधियों को सजा हुई है। हत्या, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के 45 मुकदमों में 111 अपराधियों को सजा हुई है। योगी सरकार में अपराधियों को सजा दिलाने में योगी सरकार नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है वो अपराधियों पर शिकंजा कसने में नंबर 1 बना है। बीते 10 महीनों में 111 अपराधियों पर कार्रवाई हुई, उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गोरखपुर अपराधियों को सजा दिलाने में नंबर 1 बना है। ऑपरेशन सिकंजा में 209 मुकदमों में 359 अपराधियों को सजा हुई है। हत्या, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के 45 मुकदमों में 111 अपराधियों पर कार्रवाई हुई है। तो अपराधियों पर सीएम योगी का सख्त रुख देखने को मिला है, इसी की बदौलत जो गोरखपुर जिला है
वो अपराधियों को सजा दिलाने में नंबर 1 बना है। गोरखपुर अपराधियों को सजा दिलाने में नंबर 1 है और बीते 10 महीने में 111 जो कैदी हैं, अपराधी हैं, उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं लखनऊ में होटल और बड़े मार्केट नियम कानून को ताक पर रखकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने पर आमदा है। लेवाना कांड के बाद भी लखनऊ के अग्निशमन विभाग की नींद नहीं टूटी है। हाल ही में लेवाना होटल अग्निकांड के बाद राजधानी लखनऊ में एक और बड़ा हादसा हुआ। लेवाना होटल के पास चंद कदम की दूरी पर एग्जीक्यूटिव होटल में भीषण आग लग गई, जिसमें आग में पूरी तरह से जलकर ये होटल खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। होटल में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि गेस्ट हाउस के अंदर फंसे लोगों को दमकल कर्मियों ने सीढ़ी लगाकर किसी तरह नीचे उतारा। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी इस हादसे में जो होटल है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। पुलिस ने मीडिया कर्मियों को घटनास्थल के पास जाने से रोक दिया था। ये गेस्ट हाउस है, एग्जीक्यूटिव गेस्ट हाउस गोखले मार्ग में। यहाँ पे सूचना मिली कि फायर आग की घटना हुई है, जिस पर तत्काल पुलिस रिस्पॉन्ड की। मेरे एसीपी इंस्पेक्टर जगन सीफो साहब पूरी टीम यहाँ पहुँची और क्या कहते हैं तुरंत आग पे काबू पाया गया। लगभग 7 रूम ऑक्यूपाइड थे, सबको बहुत ही सुरक्षित ढंग से सबको उतार लिया। सर, क्या आग की वजह क्या रही है और क्या कोई हताहत? प्रथम दृष्टया तो शॉर्ट सर्किट लग रहा है, क्योंकि जहाँ पे इनका पैनल है, पूरा जो पैनल हब है, जो एमसीबी वगैरह है, अन्य जो तार वगैरह लगे हैं। तो लखनऊ में आज एक और अग्निकांड देखने को मिला है। इससे पहले लेवाना होटल में आग लगी थी, जिसमें काफी नुकसान हुआ था, लेकिन उसके बाद भी जो अग्निशमन विभाग है लखनऊ का, वो नींद से नहीं जागा, जिसका नतीजा है कि आज एक और वैसा ही हादसा देखने को मिला। लेवाना होटल के चंद कदम की दूरी पर एग्जीक्यूटिव होटल है, एक गेस्ट हाउस है, जिसमें भीषण आग लग गई। 5 दमकल कर्मियों की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। और जिस आग लगी इस होटल में, उस दौरान होटल के अंदर कई सारे लोग फंसे थे, जिनको दमकल कर्मियों ने सीढ़ियां लगाकर किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन जो होटल है, जो गेस्ट हाउस है, ये पूरी तरह जलकर इस हादसे में खाक हो गया। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चंदन वर्मा जुड़ गए हैं। चंदन, क्या जानकारी मिल रही है? लखनऊ में एक और अग्निकांड देखने को मिला है, यहाँ एक गेस्ट हाउस में भीषण आग लगी है। बिल्कुल, ये मामला राजधानी लखनऊ के जो है हजरतगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पे भी कुछ ही दिन पहले लेवाना अग्निकांड मामला हुआ था, जिसमें 4 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। तो वहीं से 50 कदम दूरी पर आज ये एक्सक्लूसिव होटल है, जहां पर सुबह जो है शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। तो वहीं हालांकि सूचना पर दमकल की 4 से 5 गाड़ियां पहुंची थी। 2 से ढाई घंटे में उन्होंने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन देखने वाली सबसे बड़ी बात यह होगी, लगातार राजधानी लखनऊ में आगजनी के कई मामले सामने आ चुके हैं। अभी हाल ही में ही 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ये अग्निशमन विभाग की लापरवाही का नतीजा है कि एक और ऐसा अग्निकांड देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।